किताब देखकर बोलते नहीं हैं, हम कभी नहीं बोलते। ये आज जितनी किताबें ले आए हैं, कहीं गलती से आप लोग हमारी बात को न कहने की ये मुसाफिर ने बोल रहे हैं, खाली इस बात को समझाने के लिए इतनी किताबें लेकर आया हूं। ये सारी चीजें मैं जब बोलता हूं तो इस किताब को मैं अपने पास नहीं रखता हूं। ये पहली बार है आज एविडेंस के तौर पर आपके सामने किताबों से मैं बोलूंगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में बहुत ही क्रांतिकारी संबोधन हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली का सुनाने जा रहे हैं। हमारा आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज के उनके स्पीच में आप देखेंगे किन किन अवसरों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज की एक वैचारिक सेंटर होना चाहिए, एक ऐसी इमारत बने बहुजन समाज की जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हो सके। समाज साथियों, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, और इसी स्थान पर अर्थात बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC के ही स्थान पर सारनाथ वाराणसी में 23 नवंबर एवं 24 नवंबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि डॉक्टर केशवमान साक्य जी की गरिमामयी उपस्थिति रही, और साथ ही साथ विभिन्न पदाधिकारीगण आवाजका के राष्ट्रीय प्रांतीय और जनपद ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति थी। विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने 23 नवंबर 2024 को क्या कुछ कहा, आज का ये वीडियो पूरी तरह से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इस संबोधन को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि तभी आप निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको हम सुनाते हैं मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली का क्रांतिकारी संबोधन। ये सारी चीजें मैं जब बोलता हूं तो इस किताब को मैं अपने पास नहीं रखता हूं। ये पहली बार है आज एविडेंस के तौर पर आपके सामने किताबों से मैं बोलूंगा। अब मात्र 10 मिनट में बात रखूंगा, मोटी मोटी बातें रखूंगा। और मैं जब स्टार्ट करने जा रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय 39 से, जो आपके ये प्रकाशित हुआ है, प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका पहला संस्करण जो आया है वॉल्यूम 39 का, प्लीज आप लोग बहुत कब देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका जो पहला संस्करण आया है ये आया है 2019 में। मतलब आप समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में एक्सपायर होते हैं, और इनका जो किताब का ये आता है राइटिंग ए स्पीचेज, वो 2019 में आता है। अब हमारा समाज, और दूसरा संस्करण आता है 2020 में, मतलब 19 और 20 में 2019 में आया। अब हमारा समाज जानेगा कैसे कि बाबा साहब की चाहत क्या थी। तो बाबा साहब की चाहत इस किताब में लिखते हैं, और हमने पन्ना मोड़ा है, हमने पन्ना मोड़ा है, और पन्ना मोड़ा है कि इमारत बनाओ अपने समाज की उन्नति के लिए, इमारत बनाओ। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अस्पृश्यों के सार्वजनिक काम, ध्यान से बात समझिए, अस्पृश्यों के सार्वजनिक कामकाज के लिए मुंबई में एक इमारत खड़ी करनी है। ये कब बोल रहे हैं? 18 जून 1939 को। 18 जून 1939 को बोलते हैं कि अस्पृश्यों को सामाजिक कामकाज के लिए एक इमारत बनानी है।
और इमारत बनाने के लिए हर एक कर्मचारी को अपना 1 महीने का तनख्वाह धर्मदान करना है। ये बात बोले बाबा साहब अम्बेडकर 18 जून 1939 को। दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यही बात नहीं है जिनकी तनख्वाह 30 रुपया हो, इस अच्छे कार्य के लिए 2 रुपये का चंदा दो। उस समय 18 जून 1939 में जिनकी तनख्वाह 30 रुपये वो 2 रुपया दे, और जिनकी तनख्वाह 50 रुपये है वे लोग 5 रुपये चंदा दें। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जरा सोचिए 1939 में लोग कहते हैं कि चंदा मांगना बड़ा बेकार काम है। अगर बेकार काम होता तो आज अम्बेडकर भी ना होते और हम लोग का पता भी न चलता। सामाजिक कार्य जब भी होगा लोगों के सहयोग और चंदा से होगा। और जो लोग ये सोचता है कि हम अपने पैसे से सामाजिक काम कर देंगे, अपने सहयोग से, अपने पैसे के बदौलत तुम केवल एक मकान खड़ा कर सकते हो, एक जो आप कॉलेज खड़ा कर सकते हो, एक मैरिज लॉन खड़ा कर सकते हो, एक होटल खड़ा कर सकते हो, लेकिन सामाजिक काम काज के लिए यदि कोई इमारत खड़ा करनी है तो सबके सहयोग से ही होगा, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को बोला है। बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं, जिनकी तनख्वाह 1 महीने से ज्यादा है उन्हें 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। जिसकी तनख्वाह अगर 1 लाख है आज के डेट के अंदर, उसको 1 लाख देना है, और जिसकी 2 लाख तनख्वाह है उसे 2 लाख देना है। जिसकी 10,000 तनख्वाह देना उसी एवरेज में उसको अगर 500 रुपया देता तो नॉट बैड, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को बोला। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इमारत के लिए अध्यापक, अध्यापिकाएं और क्लर्क के पदों पर काम करने वाले अपनी 1 महीने की तनख्वाह जरूर दें। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निर्देश है, इसको हम लोगों को मानना ही मानना है। अगर नहीं मानते हैं तब आगे आप सबको विचार करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं 10 अक्टूबर 1940 को, ये 10 अक्टूबर 1940 को संपूर्ण बाग में 39 में कहते हैं कि अस्पृश्यों से प्राप्त धन से ही आंदोलन के लिए, अस्पृश्यों से प्राप्त धन से ही आंदोलन के लिए, पहला बाबा साहब क्या बोलते हैं 39 में 18 जून को, सार्वजनिक काम काज के लिए, और वही बाबा साहब 10 अक्टूबर 1940 को बोलते हैं कि अपने धन से ही आंदोलन के लिए, मूवमेंट के लिए। याद रखिए, कोई आपसे सवाल करता है क्यों बने वैचारिकी सेंटर, आंदोलन के लिए बनाए अपने ही धन से। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात बोला 10 अक्टूबर 1940 को। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं सार्वजनिक कामों के लिए एका जरूरी है। ये बात बोलते हैं 23 नवंबर 1940 को। 23 नवंबर 1940 को कहते हैं कि सार्वजनिक कामों के लिए, देखिए 1 2 3 बातें चली। सामाजिक काम काज के लिए बनाना है, आंदोलन के लिए बनाना है, सार्वजनिक कामों के लिए बनाना है। 1940 में बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मुझे एक चिंता है, याद रखिए, मुझे एक चिंता है। आज तक हमने एकजुट और उन्नति जो हासिल की है
उसे आप बरकरार कैसे रखेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, आज तक जो एकजुटता और उन्नत हासिल की है उसे हम बरकरार कैसे रखेंगे? आगे ये क्वेश्चन मारते हैं समाज को। आगे कहते हैं, आज तक आप एक खंभे वाले तंबू में आराम से रहते हैं, अगर उस तंबू का खंभा गिर गया तो आपका क्या हाल होगा? बड़ा स्पष्ट करते हैं। आज आप लोग एक बम्बू पर जो तंबू टिका हुआ है उसमें आराम करते चले आ रहे हैं, यदि वो बम्बू गिर गया तो आपका क्या हाल होगा? तब आपके बाबा साहब बोलते हैं, इसलिए उस खंभे के आसपास और खंभे रस्सियों के सहारे खड़े कर उसे मजबूत बनाने की मैंने सोची है, इसीलिए इमारत फंड शुरू किया है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि मेरे पीछे आपको कोई मात न दे सके, आपको कोई पराजित न कर सके। ये इमारत इसीलिए बन रही है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा एक दिन, लेकिन मरने के बाद तुम्हें कोई मात देने वाला पैदा न हो, इसलिए अपना तंबू जो बना हुआ है उसके कई खंभे बन जाएंगे तो हमारे समाज को कोई मात नहीं देगा। ये आपका चौथा उद्देश्य है। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, आप आगे बहुत लंबा कर देंगे तो ठीक नहीं लगेगा। अब आपको 3-4 चीजें मैंने बताया, कोई मात ना दे सके। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर ऐसा आप नहीं करते हो, आपका अधः पतन होगा, अधो पतन को जाओगे। तुम्हारा इतना पतन होगा, इतनी गिरावट होगी अगर ये नहीं बना। ये बात बोल रहे हैं बाबा साहब 7 दिसंबर 1940 को। 7 दिसंबर 1940 को कहते हैं, इमारत के बारे में पता होना जरूरी है। यह इमारत देश की एक चौपाल बनती है, वैसे नहीं बनने जा रही है कि लोग आकर के इसमें लेटे मात्र। ये बाबा साहब कहते हैं, हम चाहते हैं कि इस इमारत से लोग बेकार लोग न पैदा हो। ऐसा न हो कुल बेकार लोग आकर के रात्रि का विश्राम स्थल बना ले और कहेंगे साहब आप लोग तो मुझे रुकने का मौका नहीं देते। तब बाबा साहब कहते हैं, भाइयों मैं जो इमारत बनाना चाहता हूँ वह बेकार महारों के दिन रात सोने के लिए नहीं होगी। इमारत बनाने का उद्देश्य मेरा अलग है। कोई गलती से इसको सोने का अड्डा न समझे और न होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा बेकार में लोग आके सोना शुरू न कर दें इस इमारत में। वैचारिक क्रांति चले, ये 7 दिसंबर 1940 को बाबा साहब ने बोला। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा कैसा पतन होगा? तो बाबा साहब कहते हैं, ये बताओ इस काम के लिए अपनी तनख्वाह किस्तों में दो, अपना जो इस किस्त में दे दो। आगे बाबा साहब का जिंदगी भर पैसा कमाकर आप अपने रिश्तेदार को पालोगे। अगर चंदा नहीं दोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर करोगे का उसका पैसे का? कहते हैं जिंदगी भर पैसा कमाकर अपने रिश्तेदारों को पालेंगे, साहूकार का कर्जा चुकाएंगे, गहने बनवाएंगे, लेकिन इस सामाजिक ऋण को भी आपको चुकाना है। इस सामाजिक ऋण को भी चुकाना है। आज हम लोग कहते हैं ना कि गहना बनवाने को, बाबा साहब खुद लिख रहे हैं। आगे बाबा साहब कह रहे हैं, इस काम में आगा पीछा न सोचें। इस काम में आगा पीछा न सोचें या जीत चुराने की कोशिश न करें। मैं आपसे सीधे शब्दों में विनती करता हूं कि
उसे अगर कुछ फायदा नहीं हुआ, अगर आपने जीत चुराया, चंदा नहीं दिया और मेरे बातों का कोई असर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हो, तो कड़े उपाय करने से मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। वह क्या उपाय होगा? वह होगा जाति से बहिष्कार, बाइकाट करेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम बाइकाट कर देंगे सोसाइटी से जो समाज के लिए नहीं काम करेगा। ऐसे थोड़ी है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो सम्मान दिलाया तो बाबा साहब जिम्मेदारी का एहसास भी करा रहे हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि बुरा काम करने वालों को हम जिस प्रकार बहिष्कृत करते हैं, उसी प्रकार इस कार्य में मदद न देने वाले को भी बहिष्कृत करेंगे। ये बाबा साहब का बहिष्कृत करेंगे। आगे बाबा साहब कहते हैं, यही कहते हुए बाबा साहब आगे फिर भाषण को अपना पूरा करते हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर की इस आवाज को सुनना है। और बड़े शानदार की बात, अभी देखो बना नहीं है, अभी इतनी पीड़ा दर्द बाबा साहब कह ही रहे हैं, लेकिन 14 मई 1945 को बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, बड़े मजेदार बात, आप सबका ध्यान में चाहूंगा। बस समझो कि मैं कविता पढ़ रहा हूं, आपका ध्यान चाहूंगा, गौर फरमाइएगा, बस ये कविता समझना। अब कविता समझ कर इसको दिमाग में उतारिएगा। कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर, अस्पृश्य समाज की अपने सबसे सुंदर और उपयुक्त इमारत होनी चाहिए। अस्पृश्य समाज की सबसे सुंदर और उपयुक्त इमारत होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से 14 मई को ये मीटिंग चल रही थी 1945 को। तो बाबा साहब अंबेडकर इस पर बोलते हैं, कहते हैं कि हमें एक काम बड़ा करना है। आप सब जानते हैं कि हमें एक बड़ा हाल बनाना है, और हाल बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत है तो आप लोग पैसा दें और सुंदर हाल बनाएं। हम जो हाल बनाने वाले हैं वह इतना सुंदर होना चाहिए कि उसके जैसा हाल मुंबई में ढूंढ कर भी ना मिले, ऐसा कल्पना है। बना कुछ नहीं, लेकिन ऐसा हाल जो सुंदर हो, जो ढूंढ कर मुंबई में ना मिले। आगे कहते हैं कि अगर उसके बारे में अगर कोई प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति आवे और उसको अपनी राय देना पड़े, तो अपनी राय व्यक्त करनी हो तो उसे कहना पड़े कि सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ हाल अस्पृश्यों का ही है। इस हाल के बनाने में आपका ही पैसा लगेगा, यह बात आप समझे, बल्कि आप जरूर ध्यान देंगे। आपका ही पैसा लगेगा, दूसरे का पैसा नहीं लगेगा। अगर आप हाल खुद बनाएंगे तभी तो तेरी इज्जत होगी। ये सब बोल दिए बाबा साहब अंबेडकर। अपने पैसे से हाल बनाओगे, अपनी जमीन खरीदोगे, सुंदर हाल बनाओगे। आज बाबा साहब अंबेडकर का जो प्रशासनिक ब्लॉक बन रहा है, सुंदर बन रहा है, फॉल सीलिंग लग रही है, एसी लग रहा है, मार्बल लग रहा है, आपके टाइल्स लग रहा है, आपको जितनी भी मॉडर्न सुविधाएं चाहिए वो सब मिल रहा है, क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना है। कल यहाँ के जितने भी कॉलोनाइजर हैं, वे लोग जब आकर देखते हैं तो कहते हैं कि वास्तव में जो सुंदर की बात आती है, सुंदरता यहाँ दिखती है। तो थैंक यू मेरे साथियों, ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना है। और आगे बाबा साहब कहते हैं 18 साल से बड़ी उम्र के, ध्यान से समझिएगा, 18 साल से बड़ी उम्र के हर व्यक्ति को 1 रुपया चंदा देना है।
18 ये कोई ये ना सोच ले कि नौकरी वालों को देना है, मजदूरों को देना है, किसानों को देना है। नहीं, जो 18 साल का उम्र प्राप्त कर लिया उसे 1 रुपये का चंदा देना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी। और ये बात उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने 1945 में बोला। बस एक बात कहते हुए बात को समाप्त करने जा रहा हूँ। ये संपूर्ण वाङ्मय का 40वां खंड में बोलने जा रहा हूँ। आपको टुकड़े टुकड़े में से पढ़ के मैंने कंपाइल किया है किताब के रूप में, लेकिन हमने कहा कि आज यही किताब दिखाएंगे और आपके सामने भूमिका हिस्सा रखेंगे, क्योंकि आज कोर कमेटी के जितने साथी यहाँ बैठे हैं, कोर कमेटी के जिनको जरूरी होना चाहिए क्यों हाल बन रहा है, क्यों सेंटर बन रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर 17 अगस्त 1952 को बाबा साहब अम्बेडकर अपनी स्पीच कर रहे हैं। स्पीच जब कर रहे हैं तो ये कैसे बोलते हैं इस बात को समझिएगा। तो 1952 की 2 स्पीचेस बड़ी खास है, और जो लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके यहाँ बैठे हैं, जो हमारे साथी नौकरी करके बैठे हुए हैं, उनके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर की क्या राय है ये जानना जरूरी है। कहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षित होना बड़ा जरूरी है। हमें पढ़ेंगे लिखे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये ऐसी आम धारणा है। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं 20 जुलाई 1952 को, क्या शिक्षित युवा समाज की उन्नति के लिए कुछ करेंगे? ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने का है मेरे साथी, कि क्या शिक्षित युवा समाज के लिए उन्नति के लिए कुछ करेंगे? तब बाबा साहब अम्बेडकर सिद्धार्थ बोर्डिंग हॉस्टल का उद्घाटन था, उसमें गए थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, ध्यान से बात समझिएगा, बाबा साहब कहते हैं अपने जो आयोजक मंडल थे उनसे पूछ रहे हैं, आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसका मुझे संतोष है। आपने संगमनेर में छात्रावास के लिए फंड इकट्ठा किया है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आप लोगों से एक सवाल पूछने का मेरा मन करता है कि जिस समाज के बच्चों को आप खुद मुश्किल झेल कर शिक्षा प्रदान करते हैं, क्या कभी सोचा है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये बच्चे अपने समाज की उन्नति के लिए क्या करने वाले हैं? ध्यान से समझिएगा, क्या करने वाले हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर पूछते हैं 20 जुलाई 1952 को। तब बाबा साहब कहते हैं, क्या आप उनसे कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखवा रहे हैं? जवाब नहीं मिलता है। बाबा साहब आगे कहते हैं, बहुजन समाज की सेवा करने के लिए हमारे बीच से कुछ बच्चे तैयार होने चाहिए। इस सोच के साथ मैंने सिद्धार्थ कॉलेज चालू किया था, लेकिन कटु अनुभव यही मिल चुके हैं कि इन बच्चों का व्यवहार ऐसा होता है कि शिक्षा के पाने के बाद कोई बड़ी नौकरी मिले। अब सुनिए, ध्यान से समझिएगा, बच्चों का ये व्यवहार होता है कि कोई बड़ी नौकरी मिले कि बस हो गया अपना काम। मैं कौन हूं, मुझे कौन शिक्षा दीक्षा कैसे दी, मुझसे शिक्षा देने के लिए उन्होंने कितने कष्ट सहे, इस बात का थोड़ा भी एहसास इन बच्चों को नहीं होता। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने समाज को भूल जाते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कमेंट है कि समाज को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों के क्या कहें, यही मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो बेकार है। ऐसे शब्द बाबा साहब अम्बेडकर को बोलना पड़ गया है। कह रहे हैं कि ऐसा आजकल मुझे लगने लगा है, जो आप मेहनत करो वो बेकार है, ऐसा आजकल मुझे लगने लगा है। वरना हमें कुछ करना होगा जिससे उन पर कोई बंधन रहे। किसके बच्चों को बोर्डिंग में लाया जा, उन्हें शिक्षा कौन देगा,
इतना करने के बाद वे समाज की ओर देखते भी नहीं। क्या यह एहसान फरामोशी नहीं है? क्या यह एहसान फरामोशी नहीं है कि अपने समाज की तरफ नहीं देखते? मैं अपनी जिंदगी आपके भले के लिए समर्पित कर रहा हूं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि मेरे बाद इस समाज का क्या होगा। मेरी चिंता को दूर करने वाले लोग आपके समाज में अब तक पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? सोचता हूं तो लगता है कि मैंने अपना जीवन आप लोगों के लिए व्यर्थ ही गंवा दिया। कौन ऐसा महापुरुष है जो ऐसा बोल दिया? सोचता हूं तो लगता है कि मैंने व्यर्थ ही अपना जीवन आप लोगों के लिए व्यतीत कर दिया। लेकिन अगले ही पल ये गुस्से में कुछ बातें बोल रहे हैं बाबा साहब, अगले ही बोलते हैं कि मैं आपके लिए मुंबई में बड़ा हाल बनाने जा रहा हूं। ये इसलिए आप लोग चंदा जुटाओ, मिलजुल के काम करो, उसमें सहयोग करो। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। और आगे बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोलते हैं? कोई आपसे सवाल करे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को क्या दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर की इस किताब को संपूर्ण वाङ्मय का 40वां खंड पढ़ना और 17 अगस्त 1952 की स्पीच को पढ़िएगा। बाबा साहब कहते हैं कि संघर्ष के सहारे मैंने अछूतों में ज्वलन स्वाभिमान जगाया है। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं अस्पृश्यों के उद्धार के लिए एक व्यक्ति को एक युग में जितना कर पाना संभव था मैंने किया। मेरी कुछ कोशिश कामयाब रही होगी, कुछ नहीं भी रही होगी, लेकिन मैंने अपना कार्य धैर्यपूर्वक जारी रखा। आगे बाबा साहब कहते हैं 25 सालों में मैंने आपके लिए जो किया उतना किसी एक व्यक्ति द्वारा कभी नहीं किया गया। आगे कहते हैं बाबा साहब, यह मैं अभिमान के साथ नहीं वरन आत्मविश्वास के साथ ऐसा कह रहा हूं। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैंने 25 सालों में जो काम किया किसी एक व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं था। ये अभिमान के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि स्वाभिमान के आत्मविश्वास जगाने के लिए बोल रहा हूं। यही वास्तविकता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने अपने समाज के अंदर स्वाभिमान कैसे जगाया। एक घटना का जिक्र करते हैं कि जलगांव में हर साल ब्राह्मण भोज देने का रिवाज था। अब ब्राह्मण भोज देने का रिवाज था तो भोजन के बाद जूठी पत्तले कूड़ेदान में फेंके जाते थे और हमारे लोग आके बैठे रहते थे कि ये भोजन करके ये कूड़ेदान में पत्तल कब फेंकेगा और हम लोग जाकर के उठाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हमारे लोगों को चलो अच्छा खाना नसीब नहीं था, ये अधोपतन की बात चल रही है, लेकिन वो लोग बैठे रहते थे, भूखे रहते थे, उनको अन्न नहीं मिलता था, पूरी नहीं मिलता था। वो पत्तल उठाने के लिए आपस में झगड़ा भी करते थे, मार कुटौवल भी कर लेते थे, उनके सर भी फट जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते चलो ये भी कोई बात नहीं, कभी खाना नहीं मिला उसके लिए झगड़ा कर लिया। बात तो इस बात का है कि हमारे लोगों को शर्म भी नहीं आता है कि मैं इतना खराब काम कर रहा हूं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे लोगों का अधोपतन ये हो गया, उनका शर्म ही मर गया था, उनको शर्म भी नहीं आती थी। इसलिए मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस समाज को गलत से गलत अधोपतन जाने पर शर्म नहीं आती थी, मैंने उस समाज में स्वाभिमान पैदा कर दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की उपलब्धि है। तब बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमने पिछले 25 सालों के संघर्ष के बाद मैं उन्हें पूरी तरह से सुखी तो नहीं कर पाया, लेकिन उनके मन में मैंने ओजस्वी सम्मान पैदा कर दिया। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, खुद कहते हैं कि 25 सालों में मैंने उनको पूरी तरह से सुखी नहीं कर पाया, लेकिन
मैंने उनके मन में ओजस्वी सम्मान पैदा कर दिया, अन्याय से लड़ने की सामर्थ्य पैदा कर दिया। आज एक रिक्शा चलाने वाला अपनी मजदूरी मांगने का जो साहस रखता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान स्वाभिमान की देन है मेरे साथियों। इसलिए वैचारिकी सेंटर का निर्माण हो रहा है। यूं ही नहीं कोई पागल होकर के 1 लाख 2 लाख, उसको भी बहुत जरूरतें हैं, लेकिन सारे लोग जरूरतों को काट करके ये काम कर रहे हैं। या कोई साधारण काम नहीं है। मैंने अपने समाज को बहुत बड़ी विचारधारा दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो मैंने स्वाभिमान दिया है ये छोटा मोटा काम नहीं है। मैंने अपने समाज में एक बहुत बड़ा काम दिया है कि एक विचारधारा दे दिया है, आइडियोलॉजी दे दिया है। और जिंदगी में याद रखना, किसी का तन लूट जाए, किसी का पैसा लूट जाए, लेकिन तुम्हारा मनोबल कभी नहीं गिरना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैंने विचारधारा दे दिया। इसीलिए ये जो प्रशासनिक जो ब्लॉक बन रहा है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का मुख्यालय बन रहा है, हेडक्वार्टर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ ऑल बहुजन महापुरुष। आपका क्या बन रहा है, देश के अंदर क्या बोलना है, हमारा हेडक्वार्टर है। कह किस बात का हेडक्वार्टर है, तो कहना आरएसएस का हेडक्वार्टर यदि नागपुर में है तो हमारे बहुजन महापुरुषों का हेडक्वार्टर सारनाथ वाराणसी में है। ये कहने का साथ रख लेना। उस दिन हम लोग सम्मान स्वाभिमान के साथ जिएंगे। हम लोगों का जीवन कितना छोटा है, कितना क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन आने वाले पीढ़ी का जो जीवन है ना, इतना सम्मान के साथ इतना महान बना देना है। इसी संकल्प के साथ इस वैचारिकी सेंटर का निर्माण हो रहा है। जब लोग किताबें पढ़ लेते हैं साहब, रात के 2-2 बजे रात को मीटिंग होती है। वेबिनार की जब मीटिंग में लोग सो जाते हैं, घरों में बहुतों को खाना उसी में खाते रहते हैं, कुछ सो जाते थे, फिर भी हम लोग मीटिंग करते रहते थे। लेकिन आज मीटिंग बताएं, आप सबका मेहनत, आप सबका सोच, बाबा साहब का कारवां, बाबा साहब का साहस, इतना काम आया। अगर बाबा साहब का विचार न होता तो आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर इतना मजबूत काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अम्बेडकर जीते जी उतना खतरनाक नहीं थे, लेकिन अम्बेडकर साहब जब से मर गए तब से पूरे समाज के लिए, जो ब्राह्मणवादी समाज है, जो मनवादी समाज है, वो लोग कहता है कि मरने के बाद तो अम्बेडकर तो महा खतरनाक हम लोग के लिए निकले। ये है आपकी जन जागरण की कहानी। तो याद रखिए, इतिहास निर्माण करने के लिए आपको इतिहास बनाने की जरूरत है।